सीसीआई करियर मेकर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और सॉलिड का क्लासिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया दो तरह से, एक बंधन बलों के आधार पर और दूसरा कांस्टेंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर। हमने बंधन बलों के आधार पर जो सॉलिड्स थे उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कांस्टेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर सॉलिड को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो देखते हैं हम कांस्टेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर यानी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर सॉलिड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और नंबर सेकंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस को हम अमोर्फस सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। चलो देखते हैं सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका जो डेफिनेशन होगा वो इस तरह से होगा कि सॉलिड्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो एक ऑर्डर को फॉलो करेगा और एक रेगुलर अरेंजमेंट में मिलेगा। यानी वे ठोस पदार्थ जिनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी अवयवी कण, वो अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं, वो त्रिविम में, त्रिविम का मतलब 3 डायमेंशन में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। ऐसे सॉलिड्स को हम क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलीय सॉलिड के नाम से जानते हैं। ये जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे NaCl, LiCl, Na2SO4, ZnS, क्वार्ट्ज, चीनी, डायमंड, AgI और लगभग जितने भी प्रकार की मेटल्स होती हैं उन सब के जो साल्ट हैं वो भी इसी फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट अपन देखें कि जो क्रिस्टलीय सॉलिड्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हमको यहां देखने को मिलती हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्मों की अगर बात करें, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है। नंबर फर्स्ट, ये निश्चित ज्यामितीय आकार रखते हैं, यानी इनका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो फिक्स होता है, एक प्रॉपर शेप में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट ये हुआ कि ये दीर्घ परासरी व्यवस्था रखते हैं। इट मींस लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मीनिंग ये हुआ कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, कांस्टेंट पार्टिकल जो है वो ऑर्डर को लंबी दूरी तक फॉलो करता है। जैसे मैं यहां जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं उसमें अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स को अपन इस तरह से माने, सपोज ये जो कांस्टेंट पार्टिकल है ये A है, ये B, ये फिर से A, ये B, ये A, ये B, ये A और ये B, और इसी तरह का जो ऑर्डर है ये लॉन्ग डिस्टेंस तक चलता है। इस तरह के जो अरेंजमेंट होता है उसको अपन कहते हैं लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, यानी ये ब्रेक नहीं होता, ये लंबी डिस्टेंस तक चलता है। नेक्स्ट अपन देखें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। यानी विषमदैशिक प्रकृति मीनिंग ये नेचर में एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, यानी इनकी जो नेचर होती है वो एनिसोट्रॉपिक नेचर होती है। एनिसोट्रॉपिक नेचर का मतलब ये हुआ कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की जो व्यवस्था है एक निश्चित क्रम में होती है, अतः इन ठोसों में किसी एक भौतिक राशि के गुणधर्म यानी किसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी के जो कैरेक्टर्स, जो वैल्यूज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसका मीनिंग क्या है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं। इस गुण को तो कहते हैं विषमदैशिकता, और इस गुण को दर्शाने वाले जो पदार्थ हैं वो कहलाते हैं विषमदैशिक पदार्थ। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक, चालकता, कंडक्टिविटी, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस और यांत्रिक सामर्थ्य। इस तरह से ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, भौतिक जो गुण है, इन भौतिक गुण, एक ही भौतिक गुण के जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग मिलती हैं। इस नेचर को कहते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब विषमदैशिक प्रकृति। कैसे, जरा समझें। हम अगर इस को देखें थोड़ा डायग्राम के माध्यम से, तो डायग्राम के माध्यम से हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि
मान लीजिए कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है, इस तरह से कि पहले जो अरेंजमेंट में जो कांस्टेंट पार्टिकल आता है वो आता है सपोज ए के बाद आया बी के बाद फिर ए के बाद फिर बी के बाद फिर ए के बाद फिर बी और देन आफ्टर ए, इसी ऑर्डर में चलेगा। नेक्स्ट अगर इधर देखें यहां ए है तो यहां जो कांस्टेंट पार्टिकल होगा वो बी होगा। इस तरह से मैं इनको यहां अरेंज कर देता हूं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोसों का एक स्ट्रक्चर मैं यहां बता रहा हूं आपको, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी के जो गुणधर्म है वो अलग अलग डायरेक्शन में, ए के बाद इधर बी ए बी ए और ये बी, सेम ऐसे ही ए बी ए बी ए। नेक्स्ट अपन देखें यहां जो होगा वो बी ए बी। अब हमको करना यह है कि हम इस सॉलिड के अंदर यानी इस सॉलिड फॉर्म के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में एक प्रॉपर्टी को चेक करना चाहते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम इस प्रकार से यहां चेक कर सकते हैं कि एक बार तो हम इस स्ट्रक्चर में इस तरह से मूव करें, यानी सपोज जैसे नीचे से ऊपर, नेक्स्ट हम कुछ इस तरह से मूव करें, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहां क्या होगा कि कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो इस लाइन के अकॉर्डिंग दोनों साइडों में आपको डिफरेंट नजर आएगा। जैसे इस तरफ जब चलते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूं x टू y और इसको नाम दे देता हूं मैं a टू b। ये जो डायरेक्शन होगी मेरी x से y की तरफ और ये जो होगी ये a से b की तरफ। x से y की तरफ हम देखें तो आपको यहां पहले a दिखेगा और देन आफ्टर b, फिर a, फिर b, इधर b a b a। जबकि हम a से b की तरफ देखें तो आप इस लाइनिंग के दोनों तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस साइड इसमें b b b b, जबकि इस साइड a a a a। अब कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू आपको इस डायरेक्शन में कुछ और मिलेगा और इस डायरेक्शन में कुछ और मिलेगा। इस नेचर को अपन कहते हैं विषम दैशिक प्रकृति यानी एनिसोट्रोपिक इन नेचर। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम देखें कि इनके जो गलनांक होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो निश्चित होते हैं, और निश्चित होने के साथ साथ तीक्ष्ण भी होते हैं। तीक्ष्ण मतलब शार्प। गर्म करने की जो थ्योरी है उसमें क्या होता है, जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये अचानक से मेल्ट होते हैं। अचानक से मेल्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि पहले ये सॉफ्ट होते हो फिर मेल्ट होते हो, ये सडनली एक फिक्स टेम्परेचर तक पहले ये सॉलिड ही बने रहेंगे, उसके बाद फिर एक जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा उस टेम्परेचर पर जाकर ये लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो मीनिंग ये है कि इनका जो गलनांक निश्चित होने के कारण इनका जो कूलिंग कर्व होता है, शीतलन वक्र होता है, वो असतत होता है। जैसे मैं इसको डायग्राम के तौर पर यहां बना सकता हूं। सपोज मेरे पास इस तरह से ये एक्सिस है, यहां मैं ले लेता हूं टेम्परेचर और वो भी डिग्री सेल्सियस में, यानी इस तरफ जाने पर। इस तरफ मैं ले लेता हूं टाइम यानी टी और वो भी मिनट में। अब मुझे देखना क्या है कि मान लीजिए मेरे पास कोई लिक्विड है और उस लिक्विड का मुझे कूलिंग कर्व बनाना है, मतलब उसको ठंडा करना है। तो होगा क्या कि सपोज यहां आप हैं, यहां ये लिक्विड फॉर्म है, जैसे ही आप इसको, ये लिक्विड फॉर्म है, जैसे ही आप इसको कूल करना शुरू करते हैं तो यहां इस कंडीशन पर जाकर ये सॉलिड में बदलना शुरू होगा, लेकिन अभी पूरी तरह सॉलिड में ये चेंज नहीं हुआ है। यानी इस लेवल पर आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों पोजीशन मिलेंगी। देन आफ्टर इसके बाद ये इस पॉइंट पर जाकर ये पूरी तरह से सॉलिड में चेंज हो जाएगा। मतलब ये है
कि इस ड्यूरेशन में यहां इस ड्यूरेशन में आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह की स्टेट देखने को मिलेगी। जनरली ये होता है कि जब हम स्टेट को चेंज करते हैं, यानी पदार्थ की अवस्थाओं को जब बदलते हैं, तो पदार्थ की अवस्था में बदलने पर जब सॉलिड को हम हीट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से लिक्विड में चेंज हो जाए। पहले वो जो हीट है वो उस कांस्टेंट पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करती है, ब्रेक होने के बाद वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। और ऐसे में जो हीट अपन देते हैं उसको कहते हैं लेटेंट एनर्जी, यानी गुप्त ऊष्मा। यहां क्या होगा, इस टेम्परेचर तक, यानी इस जो आपको ग्राफ में ये वाला लाइन दिख रहा है जहां सॉलिड और लिक्विड दोनों है, यहां टेम्परेचर में कोई चेंजिंग आपको नजर नहीं आएगी। उसके बाद फिर ये ऐसे इस टेम्परेचर पर जाकर ये सॉलिड में चेंज होगा। नेक्स्ट अपन इसको कहते हैं शीतलन वक्र। ये जो आपको यहां बनाया गया है इसको हम कहते हैं शीतलन वक्र, शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व। अगर हम इसका हीटिंग कर्व बनाए तो हीटिंग कर्व यानी हम इसको गर्म करने वाली फॉर्म में देखें तो सपोज हमारे पास कुछ इस तरह की ग्राफ से हम समझने का प्रयास करें। यहां टाइम, इस वाले एक्सिस पर टाइम यानी टी, यहां हम ले लें टेम्परेचर जो कि होगा हमारा डिग्री सेल्सियस में, ऊपर जाने पर बढ़ेगा इस तरह से। मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड है तो रूम टेम्परेचर पर वो जनरली रहा होगा, तो उसका टेम्परेचर कुछ हम मान के चलें, कुछ थोड़ा बहुत टेम्परेचर उसके पास होगा। जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर पहले ये सॉलिड यहां से यहां तक सॉलिड फॉर्म में रहेगा, उसके बाद इसका जो ग्राफ है ये कांस्टेंट हो जाएगा, देन आफ्टर ये आगे बढ़ेगा। यहां इस पोजीशन पर जाकर ये लिक्विड होने वाला है। यहां लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट प्रेजेंट होंगी, यानी इस ड्यूरेशन में इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ये जो ग्राफ आपको दिखाया गया है ये इसका उष्ण वक्र है। उष्ण वक्र का मतलब ये इसका हीटिंग कर्व है। तो आप देख सकते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, उन क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र है वो असतत होता है। मतलब असतत होने का मतलब इस तरह से वो बेंड होता हुआ है, एक रेगुलर फॉर्म में नहीं है। उसका कारण क्या है? कारण जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कांस्टेंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो इन सबको डिस्टर्ब करता है। उसके कारण इनके जो ये सारे मान है ये अलग अलग कंडीशन में हमको मिलते हैं। गलनांक निश्चित होने के साथ साथ शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग ये होता है कि ये अचानक से अपनी अवस्था को परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं ये ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू सॉलिड मतलब स्ट्रक्चर बेसिस पर इसको ट्रू सॉलिड कहा गया है। जब अपन नॉन क्रिस्टलाइन पढ़ेंगे तो इसका पॉइंट का मीनिंग भी अपन को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, सॉलिड जो होते हैं ये स्पष्ट विदलन दर्शाते हैं। विदलन दर्शाने का मीनिंग क्या है? जब अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं किसी धारदार वस्तु से, जैसे चाकू यानी धारदार औजार से, किसी ऐसी टूल्स से जब अपन इसको कट करते हैं तो कट करने पर क्या होता है, जो नई सतह हमको मिलती है वो बिल्कुल सपाट और चिकनी होती है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये कोई सॉलिड हमारे पास है, इसको इस धारदार चाकू आप कह सकते हैं इसको, और चाकू से इसको काटा जा रहा है। काटने पर हम देख रहे हैं कि इसका जो ये फेस है ये एकदम सपाट है यानी प्लेन है। ये क्रिस्टलीय सॉलिड के कुछ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट हम देखें ये एसम्पीड होते हैं। एसम्पीड का मतलब आपने जैसे देखा कांस्टेंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल एक ऑर्डर को फॉलो करता है, एक रेगुलर ऑर्डर को फॉलो करता है। इस कारण इन कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं है। रिक्त स्थान नहीं है तो आप इस सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते। नेक्स्ट हम देखें अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अक्रिस्टलीय सॉलिड्स को हम इंग्लिश में नॉन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। इनको अमोर्फस सॉलिड भी अपन कहते हैं।
नॉन क्रिस्टलाइन यानी अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणों की अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहली बात ये कि ये निश्चित ज्यामिति आकार के नहीं होते, मतलब इनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। ये लघु परासरी व्यवस्था यानी शॉर्ट रेंज ऑर्डर रखते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग जरा कुछ ऐसे कि यहां अगर हम देखें कांस्टेंट पार्टिकल इस तरह से, अगर ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी, ये ए, तो फिर से यहाँ ए आ जाता है और हो सकता है फिर से ए आ जाए। जबकि हम देख रहे थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो ये कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट था ये किसी ऑर्डर को फॉलो करता है। ऑर्डर को फॉलो करने का मीनिंग ये हुआ कि पहले जैसे ए आ रहा था, उसके बाद फिर बी आया, फिर ए आया। लेकिन यहाँ ए बी आता है, लेकिन ये ऑर्डर लंबे समय तक नहीं चलता। कुछ देखो आप, ए के बाद बी, ए बी ए, अब आना क्या चाहिए था? बी, लेकिन आ कौन गया? ए। तो अरेंजमेंट ब्रेक हो गया, यानी ज्यादा दूरी तक ये इस तरह की व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिली। इसे कहते हैं अपन शॉर्ट रेंज ऑर्डर यानी लघु परासरी व्यवस्था। इसके साथ साथ हम देखें कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो गलनांक होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित का मीनिंग ये हुआ कि हम फिक्स टेम्परेचर को नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये किस टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट होगा, यानी किस टेम्परेचर पर जाकर ये पिघलेगा। होता यह है कि जब इनको गर्म करते हैं तो पहले ये नरम पड़ते हैं और नरम पड़ने के बाद फिर ये पिघलते हैं, यानी पहले ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होने के बाद फिर ये मेल्ट होते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं था। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब आप हीट करते हैं तो वो किसी फिक्स टेम्परेचर पर जाकर अचानक से मेल्ट होते हैं, यानी उनका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट था, तीक्ष्ण गलनांक जिसको कहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक है वो अनिश्चित है और साथ ही साथ शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो है समदैशिक प्रकृति यानी आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसा कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो थे उन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी यानी एक ही भौतिक गुण राशि या गुणधर्म, उसके मान अलग अलग डायरेक्शनों में हमको अलग अलग मिल रहे थे। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमने बात करी थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग डायरेक्शन में एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कुछ और मिला था और दूसरी तरफ कुछ और। जबकि यहां ऐसा नहीं होगा, यहां आप कोई सी भी दिशा में जाएं आपको एक ही प्रॉपर्टी के जो वैल्यूज हैं वो सभी डायरेक्शनों में आपको सेम मिलेंगे। इसलिए इस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं समदैशिक प्रकृति यानी आइसोट्रॉपिक इन नेचर। हम कह सकते हैं कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो नेचर के अकॉर्डिंग आइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब समदैशिक होते हैं। करेंगे चर्चा इसकी, पहले और देखते हैं। इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती, अतः किसी एक ही भौतिक राशि के गुणधर्म अलग अलग दिशाओं में एक समान ही प्राप्त होते हैं। इस गुण को कहते हैं समदैशिकता। इस गुण को दर्शाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं समदैशिक पदार्थ। जैसे जरा हम डायग्राम के माध्यम से देखें, सोच लिया हमने यहां जैसे ए आया, ए के बाद मान लो बी, फिर आया ए, फिर आया बी, हो सकता है फिर कौन आ जाए? ए, फिर कौन आ जाए? बी। ये कांस्टेंट पार्टिकल है। कांस्टेंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा, यानी कांस्टेंट पार्टिकल किसी भी ऑर्डर को फॉलो कर सकता है, जैसा कि मैं आपके सामने यहां बना रहा हूं। नेक्स्ट आना तो चाहिए बी, हो सकता है जैसे आ जाए ए, फिर आ जाए मान लो बी, फिर आ जाए बी, उसके बाद फिर आ जाए बी, फिर आ जाए बी, फिर आ जाए ए, फिर आ जाए बी। मतलब कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए तो ये नॉन क्रिस्टलाइन है। यहां हो सकता है बी, फिर हो सकता है बी, फिर हो सकता है ए आ जाए, फिर हो सकता है ए आ जाए, फिर हो सकता है ए आ जाए। नेक्स्ट हम देखें कि यहां जैसे ए आ जाए, यहां भी ए आ जाए, यहां बी आ जाए, यहां ए, यहां ए, यहां बी और यहां बी। अब हमको करना यह है कि इस सॉलिड के अंदर दो डायरेक्शनों में जाकर हमको फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक करना है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सॉलिड है और इस सॉलिड में हम टू डायरेक्शन में चेक करना चाहते हैं कि एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यूज अलग अलग डायरेक्शन में हमको एक ही मिलती है या अलग अलग। जैसे हमने देखा कि हम सबसे पहले इस डायरेक्शन में गए, सपोज जैसे इसको मैं लिख देता हूं x2
वाई, मतलब मैं एक्स डायरेक्शन से वाई डायरेक्शन में गया। नेक्स्ट मैं देखता हूं, मैं चला जाता हूं इस तरह से, यूं, आप इस तरह से यूं जा सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूं ए टू बी। अब इस डायरेक्शन में अगर चेक करें, एक ही सेम फिजिकल प्रॉपर्टी को हम चेक करें, तो एक्स से जब आप वाई की तरफ जा रहे हैं तो आपको एक्स के इस तरफ और इस तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट पार्टिकल है उसका अरेंजमेंट कैसा दिखाई दे रहा है, ए बी बी, बी बी ए, सॉरी बी 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 ए। अब यह है कि यहां कोई ऑर्डर फिक्स फॉलो नहीं हो रहा। और इस डायरेक्शन में चले तो आप इस डायरेक्शन में आप देखेंगे, इधर आया ए, फिर आया ए, फिर बी, फिर ए, इधर ए बी 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 ए। मतलब जिस तरह से अव्यवस्था इस डायरेक्शन में, सेम वैसी ही अव्यवस्था आपको कुछ इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। इसलिए सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी एक ही भौतिक राशि के गुणधर्म, एक ही भौतिक राशि के गुणधर्म आपको अलग अलग डायरेक्शनों में सेम मिलेंगे, मतलब समान मिलेंगे। इसीलिए जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। जरा एक बार फिर से इसकी तरफ आप फोकस करेंगे, टॉपिक की तरफ। आइसोट्रोपिक इन नेचर का मीनिंग क्या हुआ कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल है उसका अरेंजमेंट किसी फिक्स ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, और फिक्स ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, इसलिए आप सेम फिजिकल प्रॉपर्टी उसका वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो आपको अलग अलग डायरेक्शनों में एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी एक ही भौतिक गुण के जो मान है वो आपको सेम मिलेंगे, क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट इस तरफ भी इर्रेगुलर है और इस तरफ भी इर्रेगुलर है। नेक्स्ट हम देखें कि एक्रिस्टलीय सॉलिड यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड कहते हैं। अमोर्फस, जैसा कि हम जानते हैं, अमोर्फस एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और इस अमोर्फस का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है आकृति विहीन, मतलब जिसकी कोई आकृति ना हो, मतलब विदाउट फॉर्म। और हम क्या देखें कि इनके जो गलनांक होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो गलनांक होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। इस कारण इनके जो शीतलन वक्र हैं वो सतत होते हैं। कैसे, जरा देखें। मान लीजिए हम इन दो एक्सिस पर, इसको अगर एक्स सपोज करते हैं तो इसको वाई, यहां हम ले लेते हैं टाइम, हो सकता है टाइम को हम मिनट में ले लें, यहां हम ले लेते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम ले लेते हैं डिग्री सेल्सियस में। अब हमें देखना क्या है कि मान लीजिए हमारे पास, हम इसका शीतलन वक्र बनाएंगे, शीतलन वक्र में हमको इसको कूल करना पड़ेगा, मतलब ठंडा करना पड़ेगा। और कूल करने का मीनिंग ये हुआ कि हम सबसे पहले कोई लिक्विड फॉर्म में इसको इस तरह से, मान लीजिए हमारे पास यहां कोई ये लिक्विड है, और जब हम इसको ठंडा करेंगे तो धीरे 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 इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा, और यहां जाके ये चेंज हो जाएगा कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो आप देख रहे हैं कि जब किसी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, तो वो धीरे धीरे कूल होता है इस तरह से। इसलिए इसका ग्राफ आप देख रहे हैं एक कंटिन्यूअस फॉर्म में है, यानी एक सतत ऑर्डर को फॉलो करता है। यह है शीतलन वक्र, यानी कूलिंग कर्व। अब हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम हीटिंग कर्व भी बना सकते हैं। हीटिंग कर्व कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये हमारे पास ग्राफ के एक्सिस हो गए, सेम वैसे ही हम यहां टाइम को डिनोट करेंगे, वो भी किसमें, मिनट में। यहां टेम्परेचर को डिनोट करेंगे, और टेम्परेचर को डिनोट करेंगे तो वो किस में करेंगे, डिग्री सेल्सियस में। अब देखना यह है कि हीटिंग करने के लिए, सपोज जैसे रूम टेम्परेचर पर जनरली जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री, यहां मान लीजिए कोई सॉलिड हमारे पास है, यहां कोई सॉलिड है, हम इसको हीट कर रहे हैं,
तो हीट करने पर धीरे 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 इस कंडीशन पर जाकर ये लिक्विड में चेंज होता है, मतलब ये धीरे धीरे मेल्ट होता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है इसका उष्ण वक्र, मतलब हीटिंग कर्व, और ये है इसका कूलिंग कर्व। आप दोनों में अंतर देख सकते हैं, क्योंकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो फिक्स नहीं होते, और इसी कारण इनका जो कूलिंग कर्व है वो सतत होता है, धीरे 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 डाउन होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट हम देखें कि इनके जो गलनांक है वो अनिश्चित होने के कारण इनका जो शीतलन वक्र है वो सतत होता था, ये हम देख चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो जैसे मोम है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक मोस्टली पॉलीमर्स जितने भी हैं आदि को जब हम गर्म करते हैं तो पहले ये नरम पड़ते हैं, सॉफ्ट होते हैं। देखा होगा हमने, जब हम प्लास्टिक को हीट करते हैं तो पहले वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होने के बाद फिर वो मेल्ट होता है। तो पहले ये नरम होते हैं, उसके बाद ये पिघलते हैं। एक और खास बात कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को आभासी ठोस कहते हैं। आभासी ठोस मतलब एक स्यूडो सॉलिड भी के नाम से भी कहते हैं, फाल्स सॉलिड भी हम इनको कह सकते हैं, और इनको अतिशीतित द्रव यानी सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें लिक्विडों की तरह फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाती है। फ्लो मतलब बहने का गुण, जैसे लिक्विड फ्लो होता है ठीक उसी प्रकार से इनमें फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाती है। अब बात यह है कि इस तरह के एग्जाम्पल हमको ऑर्डिनरी देखने को नहीं मिलते, लेकिन हां अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाए तो हमको देखने को मिलता है। कैसे? पुरानी इमारतों में लगे खिड़की के कांचों के निचले छोर को अगर देखा जाए, खिड़की और उसका जो बॉटम साइड है उसको देखा जाए पुराना, क्योंकि वो लंबे समय से लगा हुआ है, और जब हम टॉप से लेके बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि टॉप पर उस कांच की जो मोटाई है बजाय बॉटम के कुछ कम हो गई है, या फिर यूं कह दें कि बॉटम में उस कांच की मोटाई अब टॉप के कंपेयर में कुछ ज्यादा हो गई है। ऐसा क्यों? इससे पता चलता है कि जो ग्लास उस विंडो में लगा हुआ था उसमें फ्लो होने की टेंडेंसी थी, यानी बहने का गुण था, और फ्लो होने की टेंडेंसी के कारण उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे शिफ्ट होते गए, और नीचे शिफ्ट होने से वो बॉटम साइड से उसकी थिकनेस बढ़ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो कांच है वो सुपर कोल्ड लिक्विड है, यानी अतिशीतित द्रव है। पुरानी इमारतों में लगे खिड़की के कांचों को देखने पर नीचे के छोर अपेक्षाकृत मोटे हो जाते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर इनमें फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाती है। और कांच जो है, ग्लास को हम अतिशीतित द्रव के नाम से जानते हैं। कांच को हम अतिशीतित द्रव के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कांच जो है वो विंडो में लगा जो कांच है वो बॉटम साइड से बजाय टॉप साइड के वो बॉटम साइड से थोड़ा सा यहां मोटा हो गया? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशन के इफेक्ट के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर से नीचे फ्लो होने के कारण वो नीचे आया। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो पुरानी इमारतों में लगे खिड़की के कांच हैं वो बॉटम साइड से इसलिए मोटे हो जाते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण उनमें फ्लो होने की जो टेंडेंसी है वो जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखें कि इन सॉलिड्स में यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो विदलन है, जो क्लीवेजन है, वो स्पष्ट नहीं होकर अस्पष्ट और अनियमित होता है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम इन सॉलिड्स को किसी शार्प टूल्स से कट करते हैं तो शार्प टूल्स से कट करने पर इनके जो आपको प्लेन जो मिलेगा, जो सतह जो मिलेगी वो उबड़ खाबड़ मिलेगी। जैसा कि आपको यहां इस डायग्राम में दिख रहा है, ये सतह इस तरह से उबड़ खाबड़ है, एकदम सपाट नहीं है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमने ये देखा था कि उनमें जो क्लीवेजन था, उनमें जो विदलन था वो एकदम स्पष्ट था। नेक्स्ट कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा है तो सॉलिड ही, लेकिन थोड़ा सा भी क्यों कंप्रेस कर सकते हैं?
उसका कारण है, कारण यह है कि इनमें जो एटम्स हैं, जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं, वो कोई एटम, मॉलिक्यूल या कोई आयंस हो सकते हैं, उनका ऑर्डर फिक्स नहीं होता, वो किसी रेगुलर अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करते, और इस कारण इनके बीच में कुछ गैप बच जाता है, और उस गैप के बचने से ही इनके अंदर थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कंप्रेस होने की टेंडेंसी जनरेट हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये न्यून संपीड्ड होते हैं, जबकि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखा था कि उनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स थे वो एक फिक्स ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और उनकी जो अरेंजमेंट था वो इस प्रकार से था कि कांस्टेंट पार्टिकल एक दूसरे को बहुत ठीक से उसके जो अरेंजमेंट है उसको फॉलो करता है। इस कारण उनके बीच में कोई वैकेंट स्पेस नहीं रहा, स्वाभाविक है कि हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखें कुछ खास बातें हैं कि जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, यानी अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं, उनको हम सांचे में ढालकर, क्योंकि हमने पढ़ा है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता और निश्चित भी नहीं होता, फिक्स नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, जब इनको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो पहले वो मेल्ट होते हैं, मतलब सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होने के बाद फिर जाके वो मेल्ट होते हैं। तो सॉफ्ट होने के ड्यूरेशन में आप इनको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, जिस आकार में आप इनको ढालना चाहते हैं उस आकार के फर्मे में, यानी उस तरह की किसी आकृति वाली वस्तु में आप इनको रखें, और ये ठंडा होने के बाद उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखें अक्रिस्टलीय जो ठोस है, यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उनको गर्म करने पर इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, अवयवी कण हैं, वो अनियमित से नियमित हो सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि होंगे, बट हो सकते हैं। अब ये होंगे कि नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोसेस से उसको हीट कर रहे हैं और किस प्रोसेस से आप उसको कूल कर रहे हैं, मतलब ठंडा कर रहे हैं। जनरली ये होता है कि जब आप किसी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करते हैं तो हीट करने पर कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने पर कांस्टेंट पार्टिकल फ्री हो जाता है, और फ्री होने से वो इधर उधर, लेफ्ट राइट, रैंडमली वो मोशन में आ जाता है। अब जब आप उसको कूल करते हैं, वापस से ठंडा करते हैं, तो रैंडमली जो मोशन में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स था, वो अगर आप स्लोली उसको कूल करते हैं धीरे धीरे, तो वो जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो प्रॉपर स्थान पर जाकर एडजस्ट हो जाएगा। यदि आप उसको सडनली कूल कर देते हैं तो वो प्रॉपर स्थान पर नहीं जा पाएगा और वहां के वहीं सेट हो जाएगा। अब अगर आप सडनली कूल करते हैं तो उसका जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगा, और अगर आप स्लोली कूल करते हैं तो उसका अरेंजमेंट प्रॉपर हो जाएगा। इस बेसिस पर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम हीट करके कूल करते हैं तो उस ड्यूरेशन में आप कूल कौन से प्रोसेस से कर रहे हैं उस बेसिस पर नॉन क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन में भी चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को काम में ले रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम कि क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणों में अंतर का जो मेन कारण है वो है इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में डिफरेंट होना। कांस्टेंट पार्टिकल जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। हमने पढ़ा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें कांस्टेंट पार्टिकल एक फिक्स ऑर्डर को फॉलो करता है, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑर्डर को फिक्स फॉलो नहीं किया जा सकता। ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप घर बैठकर इनके आंसर तैयार कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में जाएं, लिखें और उसका सॉल्यूशन हमसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आप, पहला क्वेश्चन है, इनमें से समदैशिक और विषमदैशिक पदार्थों को छांटिए। यानी आपके पास जो अभी चैप्टर के माध्यम से जो मटेरियल पहुंचा है उसमें से आप देखें एग्जांपल के बेसिस पर, और आप ये देखें कि NaCl, कांच, मोम, ZnS, रबड़, LiCl, पॉलीमर्स और डायमंड, इनमें से कौन तो समदैशिक होगा और कौन विषमदैशिक होगा, मतलब कौन आइसोट्रोपिक होगा और कौन एनिसोट्रोपिक होगा। क्वार्ट्ज कांच किस प्रकार का शीतलन वक्र दर्शाएगा। सबसे पहले आपको क्वार्ट्ज कांच को ये देखना है कि वो क्रिस्टलाइन है कि नॉन क्रिस्टलाइन, और उसके बेसिस पर फिर उसका कूलिंग कर्व आपको डिसाइड करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक में से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, फिर भी आप अपने लेवल पर तैयार करें और इसको आंसर लिखने का प्रयास करें। विषमदैशिक का क्या मीनिंग होता है, और नेक्स्ट है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणों में अंतर क्यों पाया जाता है, ये आप तैयार करें। उसके बाद अगर अच्छा इस ड्यूरेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको हमसे शेयर करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।
बाय।